इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या बेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सोनभद्र में स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की समारोह में शिरकत। एनडीए की जीत पर बिहार की जनता को सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। बिहार में एनडीए की जीत पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद। बीजेपी सरकार पर साधा अवधेश प्रसाद ने निशाना, कहा बड़े पैमाने पर खरीदा गया लोकतंत्र। नौगांव में हुए विस्फोट पर बोले डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी। बेगुनाह लोगों की मौत पर जताया दुख, कहा जम्मू कश्मीर में उग्रवाद के लिए कोई जगह नहीं। नौगांव पुलिस स्टेशन विस्फोट पर बोले जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, का हर कश्मीरी पर उठाई जा रही उंगलियां, कश्मीरी इस विस्फोट के लिए जिम्मेदार नहीं। झारखंड ऊर्जा, साहस और अपार संभावनाओं की धरती, और इन्हीं संभावनाओं को नई उड़ान दे रहा है एनएमएल पकरी बरवाड़ी परियोजना। यहाँ सिर्फ कोयला नहीं निकाला जाता, यहाँ निकलती है शिक्षा की रोशनी। आईआईटी, जेई और नीट की मुफ्त कोचिंग के साथ युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, गांव के लिए विकास और समुदाय के लिए निरंतर सहयोग। यही है हमारी पहचान। एनएमएल पकरी बरवाड़ी कोयला खनन परियोजना बड़कागांव हजारीबाग की ओर से आप सभी को झारखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड गौरव भी, शक्ति भी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। झारखंड ऊर्जा, साहस और अपार संभावनाओं की धरती, और इन्हीं संभावनाओं को नई उड़ान दे रहा है एनएमएल पकरी बरवाड़ी परियोजना। यहाँ सिर्फ कोयला नहीं निकाला जाता, यहाँ निकलती है शिक्षा की रोशनी। आईआईटी, जेई और नीट की मुफ्त कोचिंग के साथ युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, गांव के लिए विकास और समुदाय के लिए निरंतर सहयोग। यही है हमारी पहचान। एनएमएल पकरी बरवाड़ी कोयला खनन परियोजना बड़कागांव हजारीबाग की ओर से आप सभी को झारखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड गौरव भी, शक्ति भी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित देहरादून साहित्य महोत्सव में भाग लिया, जहां उन्होंने लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया द न्यू वेव ऑफ वुमेन पॉलिटिशियंस इन द कंट्री पुस्तक का विमोचन भी किया। जिसके बाद सीएम ने कहा कि उत्तराखंड साहित्य और संस्कृति की भूमि है। हम साहित्य में काम करने वाले लोगों के सुझावों को भी राज्य सरकार के काम में शामिल कर रहे हैं। हमारा देवभूमि उत्तराखंड इस साहित्य का, संस्कृति का एक बहुत ऊर्जा भूमि है, उर्वरा भूमि है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर, अनेक हमारे साहित्य के क्षेत्र में बड़े साहित्यकारों ने, बड़े गीतकारों ने, कवियों ने यहाँ पर अपने लेखन किए हैं। और आज यहाँ पर जो देहरादून में लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित हो रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे सभी जो नवोदित उदयमान हमारे ऐसे साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उन सब लोगों के लिए एक बहुत प्रेरणा का कारण बनेगा। उन सबको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा, एक मार्गदर्शन का काम करेगा। और हम राज्य सरकार की तरफ से भी अपने साहित्य प्रेमियों को, साहित्य को, संस्कृति को, हमारे स्थानीय कलाकारों को
आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। लाइफ टाइम अवार्ड दे रहे हैं, अचीवमेंट पर साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों को पुरस्कार दे रहे हैं, साहित्य गौरव सम्मान दे रहे हैं और लगातार हम साल में कई सारे हमारे साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ बैठकें भी करते हैं, उनके साथ समीक्षा भी करते हैं, उनके जो सुझाव होते हैं उनको हम राज्य सरकार के कामों में भी ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र में स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में शामिल हुए, जहां सीएम ने कहा कि मैं बिहार की जनता को इस निर्णय के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन वाली एनडीए सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए लगातार काम कर रही है। और कल बिहार की जनता जनार्दन ने जो फैसला किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए कैसे कार्य करती है और कैसे कार्य करना चाहिए, बिहार की जनता जनार्दन की द्वारा लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेकर के कल जो जनादेश दिया गया है, इसके लिए मैं बिहार की जनता जनार्दन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार यह एक साझी संस्कृति के पर्याय हैं। प्रभु राम और माता जानकी का पवित्र संबंध जितना अटूट है, उतना ही उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध भी अटूट है, मजबूत है और धरती आबा जैसे राष्ट्र नायकों के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारा सम्मान का भाव भी उतना ही मजबूत है। आज हम सब धरती आबा बिरसा मुंडा जी के इस स्मृति दिवस के अवसर पर उन लाखों राष्ट्र नायकों को, देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महापुरुषों को, क्रांतिकारियों को कृतज्ञता पूर्वक नमन करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि अभी मंच पर मैंने तमाम आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने योगदान दिया था, उनके वर्तमान वंशजों को सम्मान भी दिया है और जमीन का पट्टा भी वनाधिकार कानून के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध करवाने का काम किया है। मैं धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन को। उन्होंने सोनभद्र के विकास से जुड़े हुए यहां के पर्यटन के केंद्रों को प्रमुखता के साथ हाईलाइट करने के लिए यहां के पर्यटन से जुड़ी हुई एक पुस्तिका का भी विमोचन करवाया है और मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर की कुलपति के द्वारा धरती आबा बिरसा मुंडा पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। इसके साथ ही इस ऊर्जा की राजधानी को आज 532 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी प्राप्त हो रही है। इसके लिए भी आप सभी को हृदय से बधाई और मेरी शुभकामनाएं। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज ही के दिन 1875 में धरती आबा बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन मात्र 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने उन्हें रांची के जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उस समय जो नारा दिया था, वह नारा भी आप सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक नई प्रेरणा है
उन्होंने कहा था अबुआ देशोम अबुआ राज, यानी अपना देश तो अपना राज, यानी हमारे देश पर विदेशी हुकूमत का राज नहीं होना चाहिए। यह घोषणा थी धरती आबा बिरसा मुंडा की, और अंग्रेजों ने उन्हें यातना दी। रांची जेल में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बिहार में एनडीए की जीत पर कहा कि बिहार चुनाव में बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को खरीदा गया है। जब चुनाव की घोषणा होती है और पूरे राज्य में आचार संहिता लागू होती है, तब सरकार की ओर से महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जमा किए जाते हैं। यह लोकतंत्र और आचार संहिता का खुला उल्लंघन था। बिहार का चुनाव में बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को खरीदा गया। चुनाव की घोषणा होती है और पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता लागू होने पर सरकार की तरफ से 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में जाता है। ये लोकतंत्र के लिए और जो लोकतंत्र की जो मान्यताएं हैं, आचार संहिता की जो मान्यताएं हैं, ये सरकार द्वारा उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया और इसमें चुनाव आयोग पूरी तरह से अहम भूमिका थी। चुनाव आयोग की अहम भूमिका थी, जिसके कारण इस तरह का नतीजा आया। और दूसरी तरफ ये जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया था बदलाव का। हम लोग तो गए थे, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी अच्छी सभाएं हुई थी। पूरी तरह से चर्चा थी कि हमें बदलना है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाना है। लेकिन इस तरह का चुनाव आयोग का जो आचरण रहा, इस पर पाबंदी न लगाना, उसको न रोकना, ये चुनाव का ही परिणाम है और लोकतंत्र की तरह ये घटना है। ये एसआईआर के बारे में जो लगातार ऊंचा विपक्ष आवाज उठाता रहा, लोकसभा से लेकर सड़कों तक, और तमाम वोट जिसकी संख्या सैकड़ों हजारों में नहीं लाखों की संख्या है, वोट काटे गए। चुनाव आयोग पूरी तरह से इसमें मौन रहा। एक तरह से सहमति रही, ये वोट का जो लाखों लाख वोट काट दिए गए, यही सब कारण रहा। और कुल मिलाकर के इसमें चुनाव आयोग की अहम भूमिका थी और कोई दूसरा कारण नहीं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने नौगाम पुलिस स्टेशन के पास हुए विस्फोट पर कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। यह एक ऐसा हादसा है जिसके बारे में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ। लोगों की मृत्यु हुई है, हमारे नौजवान शहीद हुए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जम्मू कश्मीर में शांति आए। हमारे नेता हमेशा कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में उग्रवाद के लिए कोई जगह नहीं है। फ्लड हुआ है कश्मीर में, किस तरह देखते हैं ये घटना को? इसमें देखिए, ये रात को ही खबर निकल गई थी और पहले तो कश्मीर में लोग कंफ्यूज रहे कि इतना बड़ा धमाका हुआ है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ।
बट जब बाद में खबर निकली और बड़ी अफसोसजनक खबर थी और बड़ी दुखदायी थी, और ये वो घटना घटी जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। एक तो वो ब्लास्ट होते हैं जो माइंस लगाई जाती हैं, मिलिटेंट लगाते हैं, देशद्रोही लोग लगाते हैं, बट ये एक ऐसा हादसा है जिसका यही समझ नहीं आती कि इसको कंडेम्ड करें, क्या कहें, कुछ कहें, लेकिन दुख बड़ा है, दर्द बड़ा है कि नौजवान लड़के मारे गए। कुछ एक नायब तहसीलदार में देखा, कुछ मैंने एक इंस्पेक्टर की जो फ़ोटो थोड़ी बहुत सामने आई हैं मैंने देखी, इतने खूबसूरत और स्मार्ट और हैंडसम बच्चे थे और नौजवान थे, दोनों सिविल से और पुलिस दोनों साइड से ये बच्चे शहीद हुए हैं। और बदकिस्मती है क्योंकि उन घरों के लिए भी जिन्होंने सुबह सुबह अपने परिवार के इन लोगों को मरने की खबर सुनी, उनके लिए उनकी शहादत की खबर सुनी, बड़ा उनको भी दुख लगा, उनको ठेस, उन घरों में आज कितना मातम होगा आप समझ सकते हैं। और दूसरा, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर के लिए बदकिस्मती है कि आज 35-36 साल हो गए हैं, 35-36 साल से हम लोग ऐसी घटनाएं देखते आ रहे हैं जहां हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के सिविल ऑफिसर या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, जहां हमारे लोग जो आम शहरी जो लोग हैं, हमेशा उन्होंने अपनी शहादतें इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए दी हैं, इस तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखने के लिए अपनी शहादतें दी हैं। तो लिहाजा हम उस भगवान से यही दुआ करेंगे कि वो दिन आए जिस दिन जम्मू कश्मीर में शांति आए और हमें ऐसी घटना सुनने का मौका ना मिले, और जहां हमारे इन वीर जवानों का, हमारे शहरियों का, ऑफिसरों की शहादतें ना हों। तो लिहाजा लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि इसकी हाई लेवल एक इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किधर से हुआ और वजूहात क्या हैं, क्योंकि जाने गई हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो नुकसान जो है जिसका कोई कमी पूरी नहीं कर सकता उस परिवारों में, तो लिहाजा आज हम इसको कंडेम कर सकते हैं और उन परिवारों को, इन लोगों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं, लेकिन उन परिवारों को लिए भगवान से, उस रब से यही दुआ करेंगे को इतनी हिम्मत दे उनको कि वो इस सदमे से, गम से बाहर निकल सकें। तो वहीं जो डॉक्टर्स का नाम आया था इसमें दिल्ली ब्लास्ट में, उनके सर्टिफिकेट जो है, जो डिग्रीज है, उसको कैंसिल किया गया है, और किस तरह देखते हैं अब देखिए डॉक्टर्स का नाम आ रहा है। देखिए, अब जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने पहले भी कहा और हमेशा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हमारे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी साहब भी हमेशा ये बात, एक चीज़ तो हम हमेशा कहते हैं कि उग्रवाद की कोई जगह हिंदुस्तान या जम्मू कश्मीर में नहीं है, और जो गलत करेगा उसको भरेगा। और अब किसी भी परिवार का कोई बच्चा गलत निकल जाए तो हम नहीं कह सकते कि परिवार की गलती होती है। आज आप देखें, ड्रग्स की बात कर लें, एक पर बच्चा लोगों का आज मारा जा रहा है ड्रग्स के साथ, लेकिन इसका मतलब थोड़ा पूरे परिवार की गलती है। तो इसलिए अब ये लोग जो बच्चे उग्रवाद के साथ जुड़े हैं, जो लोग जुड़े हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे, और बदकिस्मती सबसे बड़ी बात कि एक डॉक्टर, एक इंटेलेक्चुअल कौम, वो बच्चा, वो लोग उग्रवाद से जुड़ रहे हैं, बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस चीज़ के लिए हमें वर्कआउट करना पड़ेगा कि ये पढ़े लिखे, चलो पहले हम कहते थे अनपढ़ लोग जाते हैं, बट ये इतने हाईली क्वालिफाइड बच्चे अगर इस तरह मुड़े हैं तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं सोच विचार करने की ज़रूरत है। खाली हम ये कहें कि हमने स्टेटमेंट दे दी और एक दूसरे पर लाछन लगा दी, बात नहीं। आखिर ये बच्चे हमारे हैं, जो भी बच्चा चाहे किसी भी कौम का है, किसी भी मज़हब का है, अगर इस तरफ इतनी हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी अगर जुड़ा है तो ये बड़ा अलार्मिंग है, और इस पर गौर करने की ज़रूरत है, इस पर चिंता करने की ज़रूरत है। और इस पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर अपने बच्चों को के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और माँ बाप को भी, और टीचर्स जो इनके पढ़ाते हैं उनको भी अब आगे से ज़्यादा वाच रखनी पड़ेगी, अपने बच्चे जो पढ़ने आते हैं और उन पर नज़र रखनी पड़ेगी। थैंक यू। नौगाम पुलिस स्टेशन विस्फोट की घटना पर जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये हमारी गलती है। जो लोग इस विस्फोट को बेहतर समझते हैं, हमें पहले उनसे बात करनी चाहिए थी। साथ ही कहा कि हम सभी दिल्ली संकट से बाहर नहीं निकले हैं, जहां हर कश्मीरी पर उंगलियां उठाई जा रही है। वह दिन कब आएगा जब वे स्वीकार करेंगे कि हम भारतीय हैं और हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। देखिए, पहले मैं तो ये कहूँगा कि हम लोगों की गलतियाँ हैं, जो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं, इन एक्सप्लोसिव्स को कैसे हैंडल करना है, हमें उनसे बात करनी चाहिए थी पहले, इसके बजाय कि हम उंगलियां डालने लगे।
जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। उसका नतीजा आपने देख लिया। बेगुनाह 9 लोगों की जान गई और कितना नुकसान बाकी लोगों का हुआ जिनके मकान वहाँ हैं, वो नहीं देखते हैं। ये तो छोड़ दीजिए, अभी हम दिल्ली की मुसीबत से निकले ही नहीं थे, जहाँ हर कश्मीरी पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। अब कब तक हम लोगों को इसका देना पड़ेगा? कब तक? कब वो दिन आएगा जब हमको भरोसा आएगा नहीं हम लोग हिंदुस्तानी हैं? कब? और हम जिम्मेवार नहीं है इस चीज के। जो जिम्मेवार है उनसे पूछिए क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? क्या वजह थी? It needs a thorough study and investigation. हुबली में फ्लैक्स पर प्रतिबंध के बावजूद शहर में अवैध फ्लैक्स और बैनर लगे हुए हैं। नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही के चलते हादसों का खतरा बढ़ रहा है। शहर की सुंदरता का व्याख्यान करते हुए अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। हुबली की सुंदरता फ्लैक्स ने खत्म कर रखी है। फ्लैक्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने के अदालती आदेशों के बावजूद हुबली धारवाड़ नगर निगम को शहर की सुंदरता या सड़क सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। हुबली शहर में जहां भी देखो फ्लैक्स ही फ्लैक्स नजर आते हैं। जहां ज्यादातर फ्लैक्स पर जनप्रतिनिधियों की तस्वीरें लगी है, इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकारी फ्लैक्स को भी हटाने से डरते हैं। तो वहीं हुबली में अंबेडकर सर्कल नगर निगम के आसपास कर्नाटक राज्योत्सव की शुभकामनाओं वाले फ्लैक्स लगाए गए हैं। दुर्घटना का खतरा बढ़ रहा है। वाहन चालकों को दूसरी तरफ से सड़क दिखाई नहीं देती है, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती है। अधिकारियों को बिना अनुमति वाले होर्डिंग को हटाने का साहस दिखाना चाहिए। हालांकि इस बारे में जिला प्रशासन और नगर निगम को अवगत कराया गया है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। हुबली में अवैध बैनर और फ्लैक्स का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शहर के विभिन्न चौराहों पर लगे बैनर पर महापौर, उप महापौर, विधानसभा अध्यक्ष, पार्टी नेताओं, विधायकों और संगठनों के नेताओं की तस्वीरें हैं। इससे निगम की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम ने बैनर लगाने के नियम बनाए हैं, लेकिन इनका पालन नहीं हो रहा है। हुबली धारवाड़ निगम महापौर ज्योति पाटिल ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದಂತಲ್ಲ, ಮಹಾನಗರ ಏನು ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರೀ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಗಳಿಗಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಅದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗಲಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡೋಣ, ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಡೋಣ ಅಂತಂದು. ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳಾಗಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ವೇಯನ್ನು ಹುಡುಕೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹಾಕ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳಿದಾವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿ ಸಿ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗೂ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನೆನೂ ಫೋನ್ ಮಾಡೇನೆ ಅವರಿಗೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂನು ಕಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಆಯುಕ್ತರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿ ಸಿಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಆನ್ಲೈನ್ ತೊಗೊಳ್ಕೊತಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಿಗೆ ಬಂದು ಚಲನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಿಗದ ಅಂದವನ್ನು ಕೆಡಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಒಂದು 100 ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು
ಇವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೇ 1 ದಿನ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೆವಿನ್ಯೂ DC ಅವ್ರಿಗೂ ಕರೆದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂ DC ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾರು ಒಂದು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನ ಭರಣೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಏನು ಅದೇ ರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಾಕು, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಝೋನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿನೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗಳಿಲ್ಲ. ತೆಗೆಯೋದೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು DC ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾಕಂದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಗುರಾಣಿಯವರಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅಸಂಖ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗೈತಿ. ಇವತ್ತೇನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಆದರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಏನಾದ್ರು ಜೆಂಡಾ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮೇಯರ್ ಉಪಮೇಯರ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂತಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸರ್. ಮುರುಳಿ ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿ. हुबली में अवैध फ्लैक्स के मामले ने कई लोगों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन समस्या के समाधान के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है. अब देखना यह होगा कि क्या अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई करेंगे या यूं ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. अभी के लिए बस इतना ही. देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज. तब तक के लिए नमस्कार. तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है. ये मेरे पापा का घर. पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा. नेम प्लेट तो लग चुकी पापा. असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए. वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर. उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का. साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम जाह्नवी मैगजीन. इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स.